हाँ बच्चों, जो द्वितीय क्वांटम संख्या है, द्विगंशी क्वांटम संख्या, उसको आप जरा देख रहे हैं यहां पे। तो अभी जैसा आपको मैंने कहानी में बताया, वो आपको मैंने बताया कि आप एक पर्टिकुलर फ्लोर पर उपस्थित जो वेटर था उससे जाकर मिले और आपने अपने दोस्त इलेक्ट्रॉन के बारे में उससे सूचना निकालने की कोशिश करी। लेकिन जो वेटर है, जो द्विगंशी क्वांटम संख्या है, उसने आपको बोला कि सर मैं आपको सिर्फ इतनी हेल्प कर सकता हूं कि इस पर्टिकुलर फ्लोर में, अर्थात शेल में, अर्थात कोश में कितने सब शेल हैं, उपकोश हैं। ये देखिए, तो यहां जो मुख्य बिंदु होंगे, की पॉइंट्स, ये देखिए वो ये होंगे। एजीमिथल क्वांटम नंबर, इसको हम स्मॉल एल से बताएंगे, है ना, जिसको हम द्विगंशी क्वांटम संख्या भी बोलते हैं। और इसको एंगुलर या कोणीय क्वांटम संख्या भी बोलते हैं, एंगुलर क्वांटम नंबर। बताता हूं मैं आपको क्यों। अब देखिए, सबसे पहला जो बिंदु है, जो द्विगंशी क्वांटम संख्या है, क्वांटम संख्या किसी कोश में उपस्थित, कोश इसको हमने बोला है शेल में उपस्थित उपकोशों, जिसको हम सबशेल बोल रहे हैं, सबशेल के बारे में जानकारी प्रदान करती है। ये देखिए, प्रदान करती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि किसी भी कोश में कुल कितने उपकोश होते हैं। तो देखिए, किसी कोश में उपस्थित उपकोशों की वास्तविक संख्या, उपकोशों की वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या मतलब है कि एक्चुअली कितने उपकोश उपस्थित होंगे, उपकोशों की वास्तविक संख्या, एक्चुअल नंबर्स, हमेशा n के मान के बराबर होती है, के बराबर होती है, n के मान के बराबर होती है। माने जो हमने ऊपर लिखा है कि द्विगंशी क्वांटम संख्या, जिसको हम स्मॉल एल से बता रहे हैं, हम यहां पे लिख सकते हैं कि जो द्विगंशी क्वांटम संख्या है, क्वांटम संख्या जिसको हमने एल से लिखा है, ये बराबर n के होता है। इसका क्या मतलब है वो मैं आपको भी उदाहरण से बता रहा हूं बच्चों, क्लियर हो जाएगा आपको। तथा जो भी उपकोश हम यहां पर बताएंगे, उनके लिए L का जो संभावित मान होगा, देखिए सभी उपकोशों के लिए L का, L जिसको हमने द्विगंशी क्वांटम संख्या बोला है, संभावित मान, इसका फॉर्मूला हमेशा ऐसे लिखा जाता है। देखिए 0 से n-1 होता है। ये देखिए, माने L का जो संभावित मान है वो 0 से n-1 के मध्य होगा। क्या मतलब है वो भी मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो द्विगंशी क्वांटम संख्या है वो किसको बता रही है, उपकोश को बता रही है। किसी भी कोश में, किसी भी कोश में एक्चुअली, वास्तव में कुल कितने उपकोश होते हैं, ये हमेशा n के मान के बराबर होते हैं, है ना। और उन उपकोशों को अगर मैं L के संभावित मानों से बताना चाहता हूं, जैसे आपको अभी मैंने जो पिछला लेक्चर था उसमें क्या बताया था, जो n है वो कोश बता रहा है। अगर n का मान 1 है तो k कोश, n का मान 2 है तो l कोश, n का मान 3 है तो m कोश, इत्यादि इत्यादि। तो अब जरा सुनिए, जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं उदाहरण, यदि n का मान 1 है, ये देखिए, तो कौन सा कोश है, k कोश। अब क्योंकि यहां पर n का मान 1 है
तो इससे आप ये बता सकते हैं कि उपकोष कितने हैं, एक होंगे। वास्तव में उपकोष n = 1 में कितने होंगे, एक होंगे। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, अतः इस कोश में उपस्थित उपकोषों की वास्तविक संख्या कितनी होगी, एक होगी। ये देखिए, यही बच्चों हमने यहां पे लिखा था अभी, ये n का मान के बराबर होगी। तो यहां पे जो उपकोष हैं उसकी वास्तविक संख्या एक हमको पता चल गई। तथा अब इस उपकोष को आप l के किसी मान से अगर बताना चाहते हैं, तथा उपकोष जो यहां पर हमने लिखा है उसके लिए, उपकोष के लिए l का संभावित मान, ये देखिए बच्चों, ये क्या हो जाएगा, 0 से n-1, मतलब 1-1, मतलब ये तो 0 से 0 आ गया, अर्थात l का मान यहां पे 0 आ रहा है। अब देखिए ये कौन से उपकोष को बताता है, अगर l बराबर 0 है, ये हमेशा s उपकोष को बताता है। तो ये पेटेंट है, जैसे अपन ने भी लिखा n = 1 के कोष को बताता है, वैसे l का संभावित मान जो 0 है वो हमेशा s उपकोष को बताता है। अब आप ऐसे करते जाएंगे, यदि n = 2 है तो कौन सा कोष है, ये l कोष है, ठीक है। और इस कोष में उपस्थित उपकोषों की वास्तविक संख्या कितनी होगी बच्चों, आंसर है 2, क्योंकि n का मान 2 है, ठीक है। तथा उपकोष के लिए, ये जो उपकोष आपने यहां पे डिसाइड किया कि 2 होंगे, तो उपकोष के लिए l का संभावित मान, ये देखिए, तो कितना होगा, ये हो जाएगा 0 से 2-1, ये देखिए, अर्थात या तो l 0 होगा और या फिर l 1 होगा। ये देखिए 0 पेटेंट हो गया है, s को बताता है हमेशा, मतलब s उपकोष के लिए जो l है, द्विगंशी क्वांटम संख्या, उसका मान 0 एकदम पेटेंट है, फिक्स है एकदम। तो l = 1 अगले उपकोष को बताएगा p उपकोष। आवर्त सारणी में यही तो हमारे 4 फैमिलीज हैं, s p d f, ओके। ऐसे ही अगर हम यहां पे n बराबर 3 लेंगे तो कौन सा कोष है, तो ये हो जाएगा नेक्स्ट m कोष, ठीक है। और इस कोष में उपस्थित उपकोषों की वास्तविक संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तथा उपकोषों के लिए जो l का संभावित मान है वो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 0 से 3-1, ये देखिए। और 0 से 3-1 का क्या मतलब हुआ, l का मान 0 संभव है, 1 संभव है, 2 संभव है। 0 हमने फिक्स कर दिया है s के लिए, 1 फिक्स कर दिया है p के लिए, तो 2 किसके लिए होगा, d के लिए, ये देखिए। और s p d हमेशा ऐसे ही लिखते हैं बच्चों, ठीक है, कैपिटल p नहीं लिखते, कैपिटल d नहीं लिखते, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए यहां पे n = 4 और n = 5 अगर होगा तो उसके लिए भी लिखते हैं, जरा ये लिख लीजिए सबसे पहले अपनी कॉपी में। हाँ बच्चों, अगर मैं इसकी जगह n = 4 लेता हूं, n = 4, इसका मतलब n कोष हो गया। तो इस कोष में क्योंकि n का मान 4 है, तो अब आप खुद बहुत आसानी से गैस कर सकते हो कितने उपकोष होंगे।
अर्थात 4 ही उपकोष होंगे। तो देखिए इस कोष में उपस्थित उपकोषों की वास्तविक संख्या 4 होगी। तो यही हमने सबसे पहले पॉइंट लिख लिया था कि किसी भी कोष में वास्तव में कुल कितने उपकोष होते हैं, हमेशा n के बराबर मान होता है। तो n इज इक्वल टू 1 में 1 उपकोष, n इज इक्वल टू 2 में 2 उपकोष, n इज इक्वल टू 3 में 3 उपकोष, तो n इज इक्वल टू 4 में 4 उपकोष। तो ये क्लियर हो गया। अब इनके लिए L का संभावित मान क्या होगा? उपकोषों के लिए L का संभावित मान ये हो जाएगा 0 से n-1, तो 0 से 4-1, 0 से 3 तक। तो देखिए L इज इक्वल टू 0, L इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 3। तो 0 किसको बता रहा है? S, 1 P, 2 D। तो अब 3 के लिए उपकोष आएगा F। ये देखिए यही तो आवर्त सारणी है हमारी, S फैमिली, P फैमिली, D फैमिली, F फैमिली। ठीक है बच्चों, अगर n इज इक्वल टू 5 पर आते हैं जो O कोष को बताता है, 0 नहीं है ये, O है, O कोष, तो इस कोष में उपस्थित उपकोषों की वास्तविक संख्या 5 होगी और उपकोषों के लिए L का संभावित मान 0 से 5-1 अर्थात 0 से 4 होगा। तो 0 तो S के लिए हो गया, 1 P के लिए हो गया, 2 D के लिए हो गया, 3 F के लिए हो गया। और देखिए ये संभावित उपकोष है बच्चों G। तो ऐसा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो G उपकोष है वो n के किस मान से शुरू होगा। तो n के जब मान 5 होगा ये उपकोष, तब G की यहां पे कहानी शुरू होगी, जिसके लिए L का संभावित मान कितना है? 4 है। तो आज के बाद जब भी हम उपकोष की बात करते हैं तो S, P, D, F, G ये सारे उपकोष हैं और इनके लिए L के जो संभावित मान है वो S के लिए 0 है, ये फिक्स है, P के लिए 1 है, फिक्स है, D के लिए 2 है, फिक्स है, F के लिए 3 है, फिक्स है और G के लिए 4 है। ये देखिए बच्चों, तो जो वेटर आपको मिला उसने आपकी हेल्प करी। प्रत्येक कोष में कुल कितने उपकोष अर्थात प्रत्येक तल में कुल कितने कमरे संभावित हो सकते हैं। आपने वेटर से रिक्वेस्ट किया कि सर एक और हेल्प मेरी कर दीजिए कि हर कमरे में इलेक्ट्रॉन नाम के कितने व्यक्ति मिलने की संभावना है। अर्थात किसी उपकोष में, जैसे अपन ने कोष में पढ़ा कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है, वैसे ही किसी उपकोष में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम यहां पर एक फॉर्मूला लिख रहे हैं उससे बता सकते हैं। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं जरा। देखिए बच्चों, यहां पे मैं लिख रहा हूं नोट में, किसी कोष में उपस्थित जो उपकोष है, में उपस्थित उपकोष जिसको हमने सबशेल बोला है, में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, यह भी आपसे पूछा जा सकता है बच्चों। तो अगर आपको किसी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है तो आप हमेशा इस सूत्र का उपयोग करना, 2 × 2l+1। ये देखिए ये फॉर्मूला आपको किसी भी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या बताएगा। जैसे S उपकोष, S उपकोष के लिए हमने L का मान लिखा है 0, है ना। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? अतः S उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 × 2 × 0+1। ये देखिए L का मान 0 रख दिया आपने, तो इससे आपको रिजल्ट मिल जाएगा 2। ये देखिए, तो S में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, S2 लिखते हैं बच्चों। अब ऐसे ही आप सभी में निकालते जाएंगे। P उपकोष जिसके लिए L का मान क्या है? 1 है, में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या
तो ये एकदम अब फिक्स हो जाएगा, जिसको हम कभी भी नहीं बदल सकते। ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए बच्चों। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा ये तो 3 इंटू 2 6 आ गया। ये देखिए, तो ये P6 होता है बच्चों, जैसे S2 होता है ना। तो ये एकदम अब फिक्स हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं डी उपकोष की, तो डी उपकोष के लिए L का मान हमने 2 लिखा है, में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये देखिए कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 1, तो ये बच्चों 5 इंटू 2 10 आ जाएगा। ये देखिए, तो D 10 होता है। ऐसे ही अगर इसकी जगह हम बात करते हैं F उपकोष, तो L का मान 3 है, में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो ये आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1, मतलब ये 7 इंटू 2 तो 14 हो जाएगा। तो F 14 होता है बच्चों। और ऐसे ही अगर हम इसकी जगह बात करते हैं G की, तो G उपकोष जो फ्यूचरिस्टिक है, भविष्य में कभी होगा। अभी तो आवर्त सारणी में ये 3 ही है, मतलब 4 ही हैं, S P D F, ठीक है ना, 4 ही फैमिलीज हैं हमारे पास। तो G उपकोष अर्थात L का मान 4 में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये देखिए, तो कितना हो जाएगा ये 2 इंटू 2 इंटू 4 प्लस 1, तो ये 18 आ जाएगा बच्चों। इसका मतलब G जब भी कभी होगा तो इसमें 18 अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे। तो S2 P6 D10 F14 G18, ठीक है बच्चों। एक और यहां पर पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, जो अपन ने फॉर्मूला लिखा था ना कि कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n² होते हैं, तो देखिए ये तो फॉर्मूला सही है ही, कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये हमारे पास फॉर्मूला 2n² हमने पढ़ा है। आज के बाद हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं बच्चों, 2n² की जगह ये सम्मिशन का साइन है, जो हम जनरली मैथमेटिक्स या गणित में यूज करते हैं। ये L इज इक्वल टू 0 से L इज इक्वल टू n-1 और 2 इंटू 2L प्लस 1। ये देखिए क्या मतलब हुआ इसका, समझ में आया आपको? मैं बताता हूं आपको, देखिए करके। तो हम अगर किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं, तो अभी अपन पढ़ के आए हैं कि कोश में क्या होता है, उपकोष। पहले कोश में एक उपकोष, दूसरे कोश में 2 उपकोष। तो हमने यहां पे सम्मिशन का साइन यूज कर लिया है, और जितने उसमें उपकोष होंगे, सभी उपकोषों में जो कुल इलेक्ट्रॉन है, सबका जब हम योग कर देंगे, जो सम्मिशन का साइन है ये योग को बताता है, योग, एडिशन, सम्मिशन का साइन है ना। तो सभी उपकोषों में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों का जब हम योग कर देंगे, तो ऑब्वियसली उस कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है वही तो मिल जाएगा। सही बोल रहा हूं ना? तो देखिए मैं आपको उदाहरण यहां पे करके बताता हूं। अब मैं एक पॉइंट यहां पर और हाईलाइट करूंगा कि द्विगंशी क्वांटम संख्या को हमने कोणीय क्वांटम संख्या क्यों बोला। तो पहले तो ये लिख लीजिए सभी। देखिए बच्चों, जैसे मान लेता हूं, माना हमारे पास m कोश है, m कोश अर्थात KLM, तो n का मान 3 है, ठीक है। अब m कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, तो m कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी लिखोगे? हां, आप सीधे 2n² फॉर्मूला लगा दोगे, 2n², तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर अर्थात 18 आ जाएगा, ठीक है। अब ऑल्टरनेटिवली
ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हो, जो हमने दूसरा फॉर्मूला लिखा है कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए, तो m कोश में कुल 3 उपकोश हैं, ठीक है। और ये कौन कौन से होंगे, ऑब्वियसली L का मान यहां पे 0 से 2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा कि यहां पे n का मान 3 है और L का मान अगर 0 से 2 है तो L 0 है, L 1 है, L 2 है, S है, P है, D है। S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन। यही तो बताया आपको मैंने अभी यहां पे, है ना। तो अब आप इन सबको जोड़ दीजिए। अतः m कोश में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन तो आप इसके लिए क्या करेंगे, S में 2, P में 6 और D में 10 इन इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे। तो कितना आंसर आ रहा है, 18। ये देखिए, ये आंसर और ये आंसर क्या है, बराबर है। अरे समझ में आया सभी को। अब आप ऐसे कोई भी क्या उठा लीजिए, कोश उठा लीजिए। इसकी जगह जैसे n कोश ले लीजिए, n का मान उसके लिए क्या है, 4 है, कैपिटल N वाला, n = 4 है उसके लिए, है ना। तो इसका मतलब जब 2 × 4 का स्क्वायर करोगे तो 32 आएगा। और यहां अगर मैं उस n कोश में उपस्थित उपकोश लिखूंगा तो L = 0, L = 1, L = 2, L = 3 आएगा। F में 14 होते हैं, सबको जोड़ोगे तो योग फिर 32 आएगा। इसलिए हमने ये फॉर्मूला लिखा है। तो आपको अगर आज के बाद कभी ऐसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि किसी कोश में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या इनमें से किस किस फॉर्मूला द्वारा बताई जा सकती है, तो आप इन सबको लिख के आएंगे। समझ रहे हैं बच्चों, क्लियर है। तो अब हम ये और पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि हम द्विगंशी क्वांटम संख्या को कोणीय क्वांटम संख्या क्यों कहते हैं, वहां लिखूंगा मैं। देखिए बच्चों, जो द्विगंशी क्वांटम संख्या है, द्विगंशी क्वांटम संख्या को कोणीय क्वांटम संख्या भी कहते हैं, क्योंकि ये जो उपकोश है उसमें अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो उसके शेप को डिफाइन करता है। ये उपकोश के शेप को हम बोल सकते हैं आकार। ये देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आपको याद होगा, हमने पढ़ा कि जो मुख्य क्वांटम संख्या है वो परमाणु के आकार को बताती है, साइज को बताती है। तो ये शेप को, यानी कि यहां पर किस प्रकार का वो शेप बना रहा है उसको यहां पर बताएगी, आकार को, उपकोश के शेप को बताती है। ठीक है। और ये जो शेप है इसका मतलब क्या है, इसको बेटर होगा हम संरचना बोल दें, आकार ना बोल के। आकार तो साइज हो जाएगा, शेप को हम संरचना बोल देते हैं। कैसा दिखता होगा, है ना। तो शेप का तात्पर्य नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन उपकोश में जिस पाथ को फॉलो करता है उससे होता है। जैसे आपने कभी देखा होगा 26 जनवरी या 15 अगस्त के ऊपर जनरली जो इंडियन प्लेन्स होते हैं वो कलरफुल फ्लावर छोड़ते हुए चलते हैं। जनरली जो हमारे भारत देश का राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा झंडा, उसके जो कलर्स होते हैं उस प्रकार के फूलों को छोड़ते हुए चलते हैं। तो आकाश में कुछ अलग अलग प्रकार की आकृति टाइप की नहीं बन जाती है ना। तो आकृति
को हम यहां पर संरचना भी बोल सकते हैं, आकृति भी बोल सकते हैं। आकृति कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। आकृति, शेप मतलब आकृति बन जाती है ना। तो वही आकृति जब इलेक्ट्रॉन किसी उपकोष में घूमता है तो वहां पर भी दिखती है, और इसलिए उसको बोला गया शेप, जिसको हम कोणीय क्वांटम संख्या या द्विगंशी क्वांटम संख्या से बताते हैं बच्चों। ये देखिए, तो इसलिए द्विगंशी क्वांटम संख्या का नाम क्या पड़ गया? कोणीय क्वांटम संख्या। तो देखिए ये बताते कैसे हैं, देखिए गणितीय रूप में जो शेप है, आकृति है, को कक्षीय कोणीय संवेग, कक्षीय कोणीय संवेग, जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, कक्षीय कोणीय संवेग किसी इलेक्ट्रॉन का किसी उपकोष में से बताते हैं। तो ये कितना होता है? ये देखिए इतना होता है, √L इंटू L+1 H/2π। आप सोच रहे होंगे कि सर इतने सारे फॉर्मूला ये हमको हमेशा याद रखने पड़ते हैं क्या? हाँ बच्चों, कुछ तो याद रखना पड़ेगा यार, ऐसे थोड़ी काम चलेगा, ऐसे थोड़ी हम आगे डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं, मेहनत तो करनी पड़ती है, समझ रहे हैं आप सभी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। और यहां L क्या है? आंसर है द्विगंशी क्वांटम संख्या। इसके आधार पर जो अलग अलग उपकोष हैं उनकी आकृति को बताया गया है, शेप को बताया गया है। जैसे मैं आपको बताता हूं उदाहरणतः S उपकोष, जिसके लिए हमने क्या लिखा है? L का मान 0 लिखा है, 0 लिखा है। तो देखिए मैं यहां पे लिख सकता हूं कि यदि इलेक्ट्रॉन S उपकोष में उपस्थित है तो वो कौन सी आकृति बनाएगा, है ना? उपस्थित है तो इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग, जो कक्षीय कोणीय संवेग होगा बच्चों, वो ये हो जाएगा √L का मान 0 है तो 0 इंटू 0+1 H/2π। तो ये तो वैल्यू ही 0 आ जाएगी। ये जो 0 वैल्यू है ना, ये तो मैथमेटिकली वैल्यू है, और इस मैथमेटिकल वैल्यू के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि S की आकृति हमेशा गोलाकार होती है। ये देखिए, गोलाकार होती है, और इसको हम जैसे स्फेयर भी बोलते हैं, जो सममित होता है, सिमेट्रिकल स्फेयर, अथवा सममित गोला बोल सकते हो आप इसको। स्फेयर, स्फेरिकली सिमेट्रिकल। सममित का मतलब क्या है? सब तरफ से एक जैसा दिखेगा। ये देखिए, ये अगर मैं मान लूं नाभिक है तो ये देखिए ये ऐसा दिखेगा, ये गोलाकार, ये। और ये बिल्कुल जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये बिल्कुल ऐसा दिखता है कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन का बादल है, जो इस प्रकार का शेप बना रहा है। और ये जो लाइन है ना, ये लाइन इलेक्ट्रॉन के पाथ को बताती है, इलेक्ट्रॉन के पाथ को बताती है नाभिक के चारों ओर। ठीक है बच्चों, तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि S उपकोष, इसके लिए हमने लिखा कक्षीय कोणीय संवेग का मान ये होता है 0, और इसका मतलब होता है कि S की आकृति गोलाकार सममित, स्फेरिकली सिमेट्रिकल होती है। सममित का मतलब होता है कि ये गोला, ये जो वलय है, ये हमको हर जगह से एक जैसा दिखता है। तो ये कॉन्सेप्ट है यहां पर। ठीक है बच्चों,
तो चलिए इसकी जगह P, D और F कैसे दिखते हैं वो भी मैं यहां पे लिख देता हूं। बच्चों P उपकोष कैसा दिखता होगा, ये देखिए जो P उपकोष है इसके लिए अभी हम पढ़ के आए हैं L का मान 1 है। तो यदि इलेक्ट्रॉन P उपकोष में उपस्थित है तो फिर वो किस प्रकार का एक बादल टाइप का, क्लाउड टाइप का बनाता होगा, किस प्रकार की आकृति बनाता होगा। तो देखिए मैथमेटिकली, गणितीय रूप में अगर इलेक्ट्रॉन P उपकोष में है तो इलेक्ट्रॉन का जो कक्षीय कोणीय संवेग है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, वो फॉर्मूला भी हमने लिखा अंडर रूट ऑफ L इंटू L प्लस 1 H अपॉन 2 पाए। तो अंडर रूट ऑफ 1 इंटू 1 प्लस 1 H अपॉन 2 पाए, तो रूट 2 H अपॉन 2 पाए आ जाएगा। तो मैथमेटिकली तो हम ऐसे बताते हैं। और अगर आपको आकृति ड्रॉ करनी है तो देखिए P हमेशा ऐसे ड्रॉ होता है, डंबेल। डंबेल एक्सरसाइज करने के लिए जो हम उपयोग में लाते हैं, आपने देखे होंगे, तो कुछ इसी प्रकार की आकृति होती है। इनको लोब बोलते हैं डंबेल के। ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है, ये देखिए। और अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है ये डंबेल में, ये बीच में नाभिक को बताया है मैंने। इसका मतलब लेकिन ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहां से घूमेगा और नाभिक में गिर जाएगा, फिर घूमेगा फिर नाभिक में गिर जाएगा। भाई अगर बोर्ड पे बताना है तो नाभिक को ऐसे बताना पड़ेगा ना, क्यों? सही बोल रहा हूं ना? तो नाभिक के चारों ओर ये डंबेल आकृति है। और ये लाइन, जैसा भी हमने वहां एस में बताया, लाइन इलेक्ट्रॉन के P उपकोष में पाथ को बता रही है कि किस प्रकार के पाथ को इलेक्ट्रॉन P उपकोष में फॉलो करता है। तो डंबेल वाले पाथ को फॉलो करता है। और P उपकोष क्योंकि डंबेल है, यह हमेशा असममित होता है। असममित मतलब अनसिमेट्रिकल, और दिशा युक्त होता है। दिशा युक्त मतलब एक दिशा को बताता है, डायरेक्शन को बताता है। जैसे ये फिंगर, ये अभी ऐसे दिशा को बता रही है, ये फिंगर अभी ऐसे दिशा को बता रही है। जबकि अगर आप इसकी जगह सममित गोला ले लेंगे, ये देखिए जो हमने अभी एस की बात करी, तो ये दिशाहीन होता है, ये दिशाहीन। तो ये वहां पे आप अपने नोट्स में भी लिख लेना, नॉन डायरेक्शनल, क्योंकि सममित है, किसी भी दिशा को नहीं बताता ये। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी को? तो आपसे अगर कक्षीय कोणीय संवेग पूछा जाता है किसी भी उपकोष के लिए जहां पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, आप आसानी से निकाल सकते हो। और आपको शेप पता चलते जा रहे हैं कि S कैसा होता है, P कैसा होता है। अब हम D और F को भी वहां लिखते हैं। देखिए बच्चों, तो यहां जैसे अगर हम D उपकोष की बात कर रहे हैं तो D उपकोष, इसका मतलब है L का मान 2 है। और अभी हम पढ़ के आए हैं, अगर L का मान 2 है तो इलेक्ट्रॉन यदि D उपकोष में उपस्थित है तो जो इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग होगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, अंडर रूट ऑफ L इंटू L प्लस 1 H अपॉन 2 पाए। तो 2 इंटू 2 प्लस 1 H अपॉन 2 पाए, तो 3 इंटू 2 मतलब अंडर रूट ऑफ 6 हो गया। अंडर रूट ऑफ 6 को आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो, H अपॉन 2 पाए इतना मान आ गया। तो इससे बताया यह गया है कि D उपकोष डबल डंबेल होता है। ये देखिए, जैसे यहां P में एक डंबेल था जिसके 2 लोब थे, यहां पे डबल डंबेल अर्थात 4 लोब हो गए। और क्योंकि ये नाभिक के चारों ओर उपस्थित है, ये भी असममित है और दिशा युक्त होता है, डायरेक्शनल है। ये एस को छोड़ के बाकी सारे उपकोष डायरेक्शनल होंगे। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जो डंबेल हैं उनकी संख्या बढ़ती जाएगी उपकोष में, और इससे उपकोष का जो शेप है हाईली कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, संकुल टाइप का हो जाएगा। ये देखिए F उपकोष, L का मान अभी हम लिख कर आए 3 है। तो इलेक्ट्रॉन यदि F उपकोष में है तो इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 3 प्लस 1 H अपॉन 2 पाए। तो 4 इंटू 3 मतलब रूट 12 H अपॉन 2 पाए। तो बच्चों ये डायरेक्ट वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है, तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का। अच्छा, जब हम बोहर का परमाणु मॉडल पढ़ रहे थे, हमने वहां पर भी पढ़ा था क्या, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम मतलब कोणीय संवेग, उसके लिए हमने लिखा था MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाए। यह है कक्षक कोणीय संवेग। तो दोनों में अंतर है, वो है इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग MVR, और यह है इलेक्ट्रॉन का कक्षक कोणीय संवेग किसी भी उपकोष में। तो फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ L इंटू L प्लस 1 H अपॉन 2 पाए है। ठीक है, याद रहेगा ना सभी बच्चों को? ओके, तो यहां F उपकोष देखिए ट्रिपल डंबेल होता है, असममित है, दिशा युक्त है। अब तो बोर्ड पर ड्रॉ करना भी बहुत भारी काम हो जाएगा। ये 3 डंबेल
ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ये देखिए 3 डंबल हो गए ना, तो ट्रिपल डंबल। तो इसको हाईली कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, बहुत ज्यादा संकुल आकृति है, संकुल आकृति। तो बच्चों हमने यहां पे जो द्वितीय क्वांटम संख्या है, द्विगंशी क्वांटम संख्या, सेकंड क्वांटम नंबर, द्विगंशी क्वांटम संख्या, जिसको हमने कोणीय क्वांटम संख्या क्यों कहते हैं वो समझ लिया। मुख्यतः ये इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में उपस्थित है उसकी आकृति को बताता है, इसलिए द्विगंशी क्वांटम संख्या है। तो आप वेटर से मिलकर आगे बढ़ते हैं और लगभग अपने दोस्त के पास पहुंचने वाले हैं। और इसके लिए अब हम तीसरी क्वांटम संख्या पे आ रहे हैं, जो क्या है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो मजा आ रहा है इस सफर के अंदर, जर्नी में मजा आ रहा है। तो पहले हम जो 5 स्टार होटल है, जो परमाणु है, उसमें कहां पर गए, कोश में। कोश से कहां आ गए, उपकोष में। अब उपकोष से कहां पे आएंगे, कक्षक में, जिसको ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा यहां पे लेक्चर है उसमें आप ये देखोगे कि चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या है। तो ये सारे पॉइंट्स को अपनी कॉपी में डिक्टेट करिए और ढंग से एक एक डायलॉग को पढ़ना है।